मेरा नाम रंजीत है। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अपने बच्चों के खातिर खुद को बर्बाद कर देते हैं। एक पिता धूप में जाता है तो माँ चूल्हे पर जलती है। काम कर करके पिता के हाथ कठोर और ठोस भरे हो जाते हैं तो माँ के हाथ चूल्हे पर रोटी बना बनाकर छाले भरे हो जाते हैं। मगर जवान होने के बाद बच्चे अपने माता पिता के साथ क्या करते हैं? उनको रौंद देते हैं, घर से निकाल देते हैं। क्या कुछ कमजोर बच्चे उनको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। लेकिन मेरी कहानी कुछ थोड़ी अलग है। मैं हर कदम पर जलील हुआ, हर कदम पर बेइज्जत हुआ, हर कदम पर थका, हर कदम पर अपने परिवार की फिक्र करता रहा। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। फिर भी मेरा दिल बेचैन रहता था। मैं कई सालों से अपने देश आने का सोच रहा था, लेकिन एक बार जाने के बाद जिम्मेदारियों में घिर चुका था, बुरी तरह से फंस गया था। शायद बच्चों की खुशियों की खातिर, परिवार की ज़रूरतों की खातिर वक्त गुजरता गया और पूरे 25 साल गुजर चुके थे। अब मेरे शरीर में पहले जैसी जान तो नहीं रही थी, मगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को देखने के लिए आंखों में अभी भी चमक बाकी थी। मैं अपने बेटे को सीने से लगाकर रोना चाहता था। अपने बेटों की कामयाबी के बारे में जानना चाहता था कि आखिर मेरे पीछे मेरे बच्चों ने क्या किया। मेरे पीछे मेरे बच्चों ने कितनी दौलत और इज्जत कमाई। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। यहाँ तक कि अपने बेटों को भी अपने आमने सामने देखे हुए मुझे कई साल हो गए थे। अब मैं खुश था। मेरा सऊदी से अपने घर जाने का समय पूरा हो गया था। अपनी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारने के बाद अपना सामान पैक किया और बच्चों के लिए तोहफा लेकर, उनसे मिलने की चाहत अपने दिल में लेकर मैं सऊदी से निकल चुका था। फिर जब मैं जहाज़ में बैठा था और बार बार अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था कि मैं उनसे मिलूंगा तो ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ना जाने क्या क्या करूंगा। अब तो उनके भी बच्चे हो गए होंगे, उनको भी बताऊंगा कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैं बहुत खुश था। मैंने अपने घर पर फ़ोन तो कर ही दिया था, बता दिया था कि मैं घर आ रहा हूँ। जरूर मेरे बच्चों ने मेरे आने की तैयारी की होगी। वह मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन कोई भी मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए नहीं आया था। जब मैं फ्लाइट से उतरकर एयरपोर्ट के गेट पर आया, तब मुझे लगा कि मेरे बच्चे मुझे लेने के लिए ज़रूर आएंगे। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा, लेकिन मन उदास हो गया कि कोई भी बेटा मुझे लेने नहीं आया था। सोचा कि मेरे बच्चे कारोबार करते हैं, हो सकता है उनमें से किसी को भी फुर्सत नहीं होगी। आज जब मैं पूरे 25 साल बाद अपने घर पहुंचा तो देखा कि वही पुराना मोहल्ला, वही पुरानी गलियां, सब में काफ़ी बदलाव हो चुका था। शायद वह पुराना ज़माना था जब मैं यहाँ से गया था, लेकिन अब वक्त काफ़ी आगे बढ़ गया था और काफ़ी कुछ बदला हुआ था। अपने शहर आकर, अपने मोहल्ले आकर, अपने देश आकर मैं बहुत खुश हो रहा था। अब एक्साइटमेंट थी अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों से मिलने की। अपने मोहल्ले पहुंचा तो मोहल्ले के 2-3 आदमी मुझे पहचान गए। मैं रिक्शे में बैठा हुआ था। रिक्शे से उतरकर जब सामान उतारने लगा तो मैंने देखा कि मेरे मोहल्ले के ही कुछ पुराने बुजुर्ग जो मेरे साथ के थे, मुझे उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ लगाई और कहने लगे, अरे रंजीत, तुम आ गए। जल्दी से चलते हुए मेरे करीब आए। उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद उन लोगों को देख रहा था। वह लोग काफ़ी बदल गए थे। उनमें और मुझ में फ़र्क इतना था कि वह मेरी ही उम्र के थे, लेकिन बहुत सेहतमंद थे। बुढ़ापा उन पर भी था, पर मुझ पर भी था। लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल सूखी हड्डियों की तरह हो गया था। शायद यह सब कुछ ज़्यादा मेहनत करने का नतीजा था। मैंने दिन रात एक करके अपने बच्चों के लिए मेहनत की थी। उनकी खातिर अपने देश से, अपने मोहल्ले से, अपने घर से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी दूर रहा था। मैंने अपने साथियों से कहा, मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ। मुझे अभी घर के अंदर जाना है, अपना घर देखना है, थोड़ी देर आराम करना है। वह कहने लगे, रंजीत, हमें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, फुर्सत से हमसे ज़रूर मिलना। मैंने कहा, हाँ, कई साल हो गए हैं तुम लोगों के साथ बैठकर बातचीत किए हुए। इतना कहकर मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। आज पूरे 25 साल बाद जब मैंने अपने घर को ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गया। इतने सालों बाद भी
ना तो मेरा घर बाहर से बदला था और ना ही घर की चौखट बदली हुई थी। मेरा घर आज भी देखने में और घरों के मुकाबले पुराने जमाने का लगता था। मैंने देखा था कि मेरा मोहल्ला बहुत बदल चुका था। आसपास के घरों में नए जमाने का पेंट, नए नए बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे, मगर मेरा घर वही था। मैंने तो अपने बच्चों को काफ़ी सारे पैसे भेजे थे, जैसा उन्होंने कहा हमेशा वैसा ही किया था। तो क्या उन्होंने कभी इस घर में पैसा नहीं लगाया? फिलहाल मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और घर का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा अभी तक बंद था। मुझे लगा था कि मेरे इंतज़ार में आज दरवाज़ा खुला हुआ होगा। मेरे चारों बेटे दरवाजे पर खड़े हुए होंगे। काफ़ी देर हो गई थी। मैं बार बार दरवाज़ा बजाता रहा। मुझे लगा था एक बार के दरवाज़ा बजाने पर ही मेरे चारों बेटे दरवाजे पर आ जाएंगे और खुशी से मुझे गले से लगा लेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सामान अभी भी मेरे हाथों में था और कुछ सामान जमीन पर रखा हुआ था। दरवाज़ा बहू ने खोला और कहने लगी, आप कौन? मैंने कहा, बेटा मैं तुम्हारा ससुर हूँ। अभिनव, मयंक, सौरभ, अतुल कहाँ हैं? उसने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अंदर आइए। मैं अपना सामान लेकर खुद ही घर के अंदर दाखिल हो रहा था। किसी बेटे से इतना भी नहीं हुआ कि पिता के आने की आहट सुनकर दरवाजे पर आते, पिता का सामान घर के अंदर रखते। मैं खामोशी से घर के अंदर घुसा। मैंने घर की एक एक दीवार को ध्यान से देखा। कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ वैसे का वैसा ही था। बस बहुओं ने इस घर को अपने हिसाब से सेट कर लिया था। बर्तन बदल लिए थे, सामान रखने की जगह बदल गई थी और घर में सामान भी बदला बदला सा नजर आ रहा था। बहू नीचे वाले कमरे के अंदर चली गई और कहने लगी, अभिनव देखो, तुम्हारा बाप आया है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। बहू इतनी बदतमीजी से मुझे अभिनव से कह रही थी। बेटे को इस बात से कोई अफसोस नहीं हुआ। वह बस कमरे से बाहर निकल कर आया और मुझे देखते ही कहने लगा, अरे पिताजी, आप आ गए। मैंने देखा था मेरा बड़ा बेटा अभिनव आज इतना बड़ा हो गया था कि सेहत में लंबा चौड़ा और काफ़ी सुंदर था। उससे तो इतना भी नहीं हुआ कि वह खुद आगे बढ़कर मेरे गले लगता या फिर मेरे पैर छूता। मैंने ही खुशी से उसे गले लगा लिया था। थोड़ी देर बाद मयंक और उसकी पत्नी भी कमरे से बाहर निकले। मयंक ने मुझे देखा तो मेरे गले लगा, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए वह चमक नहीं थी जो इतने सालों बाद उसकी आंखों में होनी चाहिए थी। आज शायद वक्त बदल गया था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे कि ना तो एयरपोर्ट से घर अपने पिता को लाना ठीक समझा और ना ही अपने पिता को इज्जत भरी नज़रों से देखा। उन्होंने तो मुझे बैठने को भी नहीं कहा था। मैंने कहा, बेटा बहुत थका हुआ हूँ, मेरा सामान अंदर रख दो। बैठने की जगह जब मैंने सवाल करती हुई नज़रों से अभिनव की तरफ देखा तो उसने कहा, हाँ हाँ पिताजी रुकिए। उसने अपनी पत्नी से कहा, सीमा जाकर जल्दी से पिताजी के लिए कुर्सी लेकर आओ। बहू मेरे लिए कुर्सी लेकर आई। उसने आंगन में रख दी और छोटी वाली बहू ट्रे में पानी का गिलास लेकर आई। मयंक ने मेरा सारा सामान अंदर रखवाया। आज इतने सालों बाद अपने बच्चों के साथ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बच्चों की दूसरी नस्ल चलने की थी। अब तो अभिनव के भी दो बच्चे हो गए थे। मयंक की एक बेटी थी। मुझे घर में अपने दो बेटे दिखाई नहीं दे रहे थे। वैसे तो मेरे चार बेटे थे, अभिनव, मयंक, सौरभ और अतुल। सौरभ के बारे में तो मुझे पता था, वह गांव में अपने एक दोस्त के परिवार के साथ रहता था, लेकिन मुझे अतुल कहीं नज़र नहीं आया था। तो मैंने पूछा, अतुल कहाँ है? जिस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मयंक कहने लगा, अरे पिताजी, आप अतुल के बारे में क्या पूछ रहे हो? आप इतने दूर से आए हो, आराम करो। इस घर में मुझे एक सबसे बड़ी कमी अपनी पत्नी की महसूस हो रही थी, जिसको मैं यहाँ 25 साल पहले जीवित छोड़कर गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने बेटों से कहा, बेटा तुम्हारी माँ चली गई और मेरी उस आखिरी समय में मुलाकात नहीं हो सकी। मैं क्या बताऊँ, मैंने तुम्हारी माँ से मिलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था कि तुम्हारी माँ इतनी जल्दी ऊपर चली गई। आज अगर मुझे इस घर में देखती तो कितना खुश होती बेचारी। हर बार फ़ोन पर मुझसे कहा करती थी कि मैं वापस घर आ जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की यह इच्छा पूरी ना कर सका। मेरी तो उससे आखिरी मुलाकात तक ना हो सकी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं अपने आंसू पोंछ रहा था जब दोनों बेटों ने मुझे तसल्ली नहीं दी और एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगे। फिर नज़र चुरा गए, जैसे कुछ जानते हो और मुझसे छुपा रहे हों। अभिनव ने कहा, बस पिताजी, ऊपर वाले को यही मंजूर था।
माँ की इतनी ही जिंदगी लिखी हुई थी। कुछ देर बैठकर मैं अपने दोनों बेटों से बातचीत करता रहा। छोटी बहू कहने लगी, पिताजी आपका कमरा सेट कर दिया है, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। मैंने सोचा कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर सबसे ढेर सारी बातें करूँगा। मेरा सामान भी कमरे में पहुँचा दिया गया था, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। यह तो हमारे घर का वह कमरा हुआ करता था जिसमें हम कबाड़ का सामान रखते थे। यह तो घर का सबसे छोटा कमरा था। बड़े बड़े कमरों पर बहुओं ने कब्जा कर लिया था और उनमें उनका सामान रखा हुआ था। छोटा सा कमरा और 25 साल पुरानी चारपाई, जिसे शायद मेरे लिए संभाल कर रखा गया था। इस चारपाई के नीचे लाल रंग की ईंटें लगाकर इसे बराबर से रखा गया था। अपने लिए इस कमरे को देखकर मुझे हैरानी हुई थी। मैं जब यहाँ से गया था तब भी बच्चों को बेड पर सुलाता था और हम दोनों पति पत्नी इस टूटी फूटी चारपाई पर सोया करते थे ताकि बच्चे मजबूत बेड पर सुकून की नींद सो सके। और आज भी वही टूटी फूटी चारपाई मेरे नसीब में आई थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं खामोशी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। 25 साल की मेहनत के बाद अब मेरे अंदर और मेहनत की हिम्मत नहीं थी। बस मैं आराम करना चाहता था, बेटों के साथ रहना चाहता था। मेरा सामान एक तरफ रखा हुआ था। अभिनव के दोनों बेटे और मयंक की बेटी मुझे हैरानी से देख रहे थे और अजनबी समझ रहे थे। जब मैंने उनसे कहा, बच्चों मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, तीनों ही बच्चे बड़े मासूम और प्यारे थे। अपने पोते पोतियों को देखकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने बच्चों को अपने करीब किया, उनको गले से लगाकर प्यार करने लगा। मगर बेटों की नज़र मेरे ब्रीफ केस पर थी। शायद सोच रहे थे कि पिताजी पता नहीं अब उनके लिए कौन सा खजाना खरीद कर लाए हैं। वह लोग कमरे से बाहर जाकर आपस में बातें कर रहे थे। मुझे उनकी आवाज़ आने लगी। मेरे बेटों की पत्नियाँ उनको समझाने लगी कि तुम्हारे पिता बड़ा सा बैग भर के लाए हैं, इसलिए पिता की इज्जत करो। तभी तो दोनों बेटे सीधा मुंह करके कमरे के अंदर आए थे। बड़ी बहू ने आकर मेरा आशीर्वाद लिया। छोटी बहू बराबर में खड़ी हो गई। उन लोगों की बातें तो पहले मैं सुन चुका था। बड़ी बहू कहने लगी, ससुर जी मैंने आपको पहचाना नहीं था। मैंने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ली और कहा, कोई बात नहीं बेटा। फिर बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी आपके लिए खाना क्या बना लूं? आप क्या खाना पसंद करोगे? मैंने कहा, बहू मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, इस समय तो जो हो मुझे वही दे दो। तो दूसरी वाली बहू कहने लगी, हाँ हाँ कल रात के दाल चावल पड़े हुए हैं, मैं गरम करके वही ले आती हूँ। 25 साल मैंने सऊदी में भी दाल चावल खाकर ही गुजारा किया था। मैं ज़्यादा महंगा खाना नहीं खाया करता था कि कहीं बच्चों की ज़रूरत में कमी ना आ जाए, उनकी पढ़ाई में पैसे कम ना पड़ जाए। और यह आकर भी मुझे दाल चावल ही मिल रहा था। इस बात का मुझे अफसोस हुआ था। बहू ने मेरे आगे खाना लगा दिया था। दाल चावल खाते हुए आंखों से कई बार आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल पर कंट्रोल किया। 25 साल पहले और 25 साल गुजार कर भी वक्त एक जैसा था। जाने से पहले दाल चावल खाकर ही गया था क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे। सऊदी में भी दाल चावल खाए थे ताकि घर पर हालात अच्छे हो सके, और आकर भी दाल चावल ही मिल रहा था। बच्चों को मेरे आने की खबर पहले से ही थी। क्या उन्हें इतना नहीं पता कि घर आए मेहमान के लिए खाना बना लेते हैं? और मैं तो वैसे भी इतने सालों बाद यहाँ आया था। शायद मेरे नसीब में यही टूटी फूटी चारपाई और दाल चावल लिखा था। शायद मैं अपनी किस्मत में यही लिखवा कर लाया था। मुझे अपनी सरला की याद बार बार आया करती थी। मुझे वह 25 साल पहले का दिन याद आया था जब घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे 4 बेटे थे, उनको पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे इस दुनिया में गरीबी से ना लड़े, पढ़े लिखे कामयाब हो जाए। मैं खेतों में मजदूरी किया करता था, जल्दी जल्दी काम करता था, फिर भी मालिक मुझे डांटता था, कहता था तुम्हारे हाथ तेज तेज नहीं चलते, जल्दी जल्दी काम करो। मालिक काम पूरा लेता मगर पैसे बहुत थोड़े देता। फिर मैंने खेतों में काम करना छोड़ दिया और मजदूरी करनी शुरू कर दी। मैं सीमेंट के ब्लॉक उठाकर नई नई बनने वाली इमारत में रख रहा था। उस समय शरीर बहुत बेजान हुआ करता था क्योंकि मजदूरी के अलावा भी मुझसे कोई दूसरा काम नहीं होता था, मगर मजदूरी के कोई खास पैसे नहीं मिलते थे। फिर मैंने सोचा कि आखिर यहाँ रहकर कब तक अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी से दूर रखूँगा।
मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। मैं दूसरों के बच्चों को स्कूल कॉलेज जाते हुए देखता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर मेरा शिक्षा हासिल करने का सिर्फ सपना रह गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने चारों बेटों को पढ़ाऊंगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उनके लिए उतना करूंगा। एक दिन मैं और मेरी पत्नी उदास बैठे हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं सोच रहा हूँ कि मैं सऊदी चला जाता हूँ काम करने के लिए। वहाँ थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा कमा लूँगा तो शायद बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। मेरी पत्नी ने फ़ौरन इस बात से इनकार कर दिया। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। हम रूखी सूखी जैसी भी खा रहे हैं यही रहेंगे, आप कहीं नहीं जाओगे। मैंने अपनी पत्नी के हाथों को थाम कर कहा, मगर मेरा सपना है मैं अपने बच्चों को कामयाब बनाऊं। मैं मेहनत करूंगा, तभी तो यह बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। अभी तो शरीर में जान है, मैं उनके लिए मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो शरीर में जान नहीं रहेगी। फिर यही बच्चे मुझे अपनी मेहनत की कमाई देंगे। सोचो उस समय मुझे कितना गर्व महसूस होगा। मेरी पत्नी कहने लगी, आप ठीक कह रहे हो, यहाँ कुछ नहीं रखा है, मगर मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी और यह बच्चे आपसे दूर कैसे रहेंगे? मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, सब आदत पड़ जाती है। मेरी पत्नी ने जैसे तैसे अपना जेवर बेचकर मुझे सऊदी जाने का बंदोबस्त करवा दिया था। फिर मैं सऊदी आ गया था और यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था। उस समय मेरी पत्नी सरला भी जवान थी, बहुत सुंदर थी। बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे। हालांकि मेरी पत्नी ने उस समय भी कहा था कि ऐसा करो कि बच्चों को कोई हुनर सिखा दो ताकि तुम्हारा हाथ बटा सके तो घर के खर्च में भी कुछ आसानी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे मेहनत मजदूरी करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें, सेठ की तरह कुर्सी पर बैठकर कमरों में कंप्यूटर चलाया करें। मेरे बच्चों का खूब नाम हो, इसलिए सारी मेहनत मजदूरी मैं खुद कर लूँगा। मैं जा रहा हूँ ना सऊदी, वहाँ से पैसे भेजता रहूँगा। देखना सरला, मेरे जाने के बाद तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना है। उनके स्कूल की फीस सारे कामों से पहले भरना। उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। पहले उनकी फीस भरना, फिर घर का कोई खर्च देखना। आज अगर यह लोग पढ़ लिख कर उनकी अच्छी नौकरियां लग गई तो कल को हमारा ही बुढ़ापा अच्छा होने वाला है। मेरी पत्नी मेरी बातों को समझती थी, लेकिन मुझसे दूर नहीं रह सकती थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसको समझा बुझा कर सऊदी तक आया था। मैं पूरे 25 साल के वीज़ा पर सऊदी गया था। यह बहुत लंबा समय था। मैं जानता था कि इसमें मेरी पूरी जवानी निकल जाएगी। हालांकि उस समय मेरी पत्नी बहुत रो रही थी, मुझे जाने से बहुत रोक रही थी। कह रही थी कि मैं आपके बिना इन 4-4 बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी, और सबसे बड़ा बेटा तो अभी 11 साल का ही हुआ है। पता नहीं तुम कब वापस आओगे, मैं कैसे अकेली सब कुछ संभालूंगी। मगर मैंने उसे बहुत समझाया था, यही कहा था कि अगर आज हमने अपने बच्चों को नहीं सोचा तो कल को हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हमने उनके लिए कोई कोशिश नहीं की। फिर हर सब्र का घूंट पीते हुए मैं सऊदी आ गया और यहाँ पर भी मजदूरी करने लगा, क्योंकि मुझे आते ही मजदूरी करनी थी। लेकिन तब मैं जवान हुआ करता था। गांव का असली घी और दूध पीकर जवान हुआ था। शरीर में बहुत ताकत थी। रात के 12 बजे तक भी मजदूरियाँ करता रहता था। यहाँ पर भी जब नई नई बिल्डिंग बना करती थी तो गिट्टी ईंटें उस एक ट्रक से उठाकर उठाकर बिल्डिंग के अंदर रखना होता था। मुझे काम करके जितने पैसे मिलते थे वह सारे के सारे पैसे मैं अपने घर भिजवा दिया करता था। पहले तो पत्नी का अकाउंट खुलवाया था, पैसे पत्नी के पास जाते थे। लेकिन जैसे ही बड़ा बेटा 18 साल का हुआ तो उसने अपना अकाउंट खुलवा लिया। फिर मैं उसके ही अकाउंट में पैसे भेजने लगा था। महीना बाद तो पत्नी से फ़ोन पर बात होती थी, वह अभी बहुत मामूली सी। मैं उससे कहता था, तुम कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, और ज़्यादा फालतू बातें ना करके सिर्फ काम की बातें करता कि तुम बच्चों की स्कूल की फ़ीस वक्त पर जमा कर रही हो ना। ऐसा ना हो कि फ़ीस जमा ना करने पर बच्चों को कोई परेशानी हो, उनकी पढ़ाई में रुकावट आए। मेरी पत्नी कहती थी, आप यह सारी बातें छोड़ो, आप तो बस यही बातें करते हो। आप मुझे अपनी बताओ, सबके बारे में पूछना बंद करो। आप ठीक हो, बस इतनी सी बात होती थी। तब तक कॉल कट जाती थी। उस समय पीसीओ का फ़ोन होता था।
इसलिए कभी एक दूसरे का दुख दर्द सुनने का समय ही नहीं मिला था। बस बच्चों की फिक्र थी, बच्चों की अहमियत थी, बच्चों की ही बात की जाती थी और फ़ोन बंद हो जाता था। मगर फ़ोन बंद होते ही मेरी आंखों से आंसू फूटने लगते थे। मैं अपने परिवार को बहुत याद करता था। सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे अपनी पत्नी की हुआ करती थी, जो अपने बारे में कुछ नहीं बताती थी। मेरे बारे में जानने की कोशिश करती तो इतना समय नहीं होता था कि हम फ़ोन पर लंबी बात कर सकें। जैसे मैं रोया करता था, उसी तरह से मेरी पत्नी भी रोती थी। उसे मेरी बहुत याद आती थी। हम दोनों की पसंद की शादी हुई थी। हम दोनों ने साथ रहने, साथ जीने मरने के वादे किए थे। मगर वक्त और हालात ऐसे बन गए थे कि बच्चों की खातिर हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा था। शुरू शुरू के दिनों में तो बच्चे भी बहुत उदास होते थे। मेरे जाने से उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। चारों बच्चों से फ़ोन पर सिर्फ एक एक सेकंड बात होती थी। मैं उनको अपनी आवाज़ सुना देता था, लेकिन वक्त के साथ साथ शायद वह अपने पिता के बिना रहने के आदी हो चुके थे। फिर गुजरते हुए वक्त के साथ उनके दिल में अपने पिता की अहमियत सिर्फ इतनी रह गई थी कि उनके पिता उनकी ज़रूरत को पूरा करने वाली एक मशीन बन गया। बच्चे फ़ोन करके कहते, पिताजी हमें पढ़ने के लिए अच्छे और महंगे वाले बैग चाहिए, तो मैं यहाँ से महंगे वाले बैग खरीदकर उनके लिए हिंदुस्तान भेजता था। वहाँ के बैग बहुत अच्छे और मजबूत हुआ करते थे, बच्चों को बहुत पसंद आते थे। दूसरा बेटा कहता, पिताजी मुझे वहाँ की जैकेट चाहिए, तो कोई कहता कि मुझे वहाँ के जूते चाहिए। मैं उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता था। एक एक करके चारों बच्चे अपनी अपनी फरमाइश बताया करते और फ़ोन अपनी माँ के हाथों में थमा देते, जो सिर्फ इतना कहती, देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप घर आ जाओ। आप कब घर वापस आओगे? बस बहुत हो गई हम दोनों के बीच की दूरी। मैं सरला की बात को टालते हुए कहता, खैर तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, बच्चों की सारी फरमाइशों का सामान तो मैं उन्हें भेज दूंगा। तो वह कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप यहाँ आ जाओ, बस मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। बस इतने पर मैं खामोश हो जाता और अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद का सामान भेजा करता था। वक्त गुजरता जा रहा था और बच्चों की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने बच्चों की फरमाइश को रद्द करूं। वह मुझसे जो कह देते, जितना महंगा सामान मांग लेते, मैं उन्हें भेज दिया करता था। अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे बड़े मान से अपने पिता से कोई चीज़ मांगते थे, यह चाहिए वह चाहिए, यह ला कर दो वह ला कर दो। लेकिन यह फरमाइश वक्त के साथ साथ बढ़ने लगी थी। जैसे ही बड़ा बेटा 18 साल का हुआ तो उसने अपना आईडी कार्ड बनवा लिया था और बैंक में अपना अकाउंट अपने नाम से कर लिया था कि कहा अब माँ उसकी इस उम्र में बैंक में इधर उधर अंगूठा लगाती फिरेगी और पैसे निकाल पाएगी। शुरू शुरू में तो ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी कि बड़े बेटे ने अपनी जिम्मेदारी समझनी शुरू कर दी है, लेकिन यह नहीं पता था कि वह घर में क्या कर रहा है, अपनी माँ को पूरे पैसे देता भी है या नहीं। लेकिन अब उसने मुझसे कहा, पिताजी मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है। यह सुनकर मैंने कहा, बेटा 10 लाख रुपए पेड़ पर थोड़ी होते हैं, तुम कोई नौकरी करो, तुम्हें मैंने अच्छी शिक्षा दिलवाई है, अगर पढ़ना है तो 2-3 साल और पढ़ाई कर लो। वह कहने लगा, पिताजी आगे की पढ़ाई करने के लिए फीस लाखों की है, इससे बेहतर यही है कि वही लाखों मैं किसी दुकान में लगाकर दुकानदारी कर लूँ, मैं ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लूँगा। फिलहाल तो आप किसी से उधार पकड़कर मुझे पैसों का बंदोबस्त करवा दो। अभिनव मेरा सबसे बड़ा बेटा था, अब उसने मुझसे पैसों की मांग की थी और वह अपना कारोबार करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त करके दिया। जहाँ मैं काम करता था उन्हीं लोगों से कर्जा लिया था, कहा था थोड़ा थोड़ा कर्जा चुकता कर दूंगा। उस समय 10 लाख की क्या, 1 लाख की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। मेरे बेटे ने पैसे मिलने के बाद कारोबार शुरू किया, एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली, उसमें मोबाइल रखे। मोबाइल रिपेयरिंग भी उसे आती थी, लेकिन कुछ महीनों में ही वह बोर हो गया। फिर अपने मोबाइल कम कीमत पर उसने दूसरे दुकानदार को बेच दिया। इस तरह उसे आधी रकम का नुकसान हो चुका था। कुछ समय गुजर गए। एक दिन अचानक मेरी पत्नी का फ़ोन आया। मैंने उनसे बात की तो उसने रोते हुए कहा कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी डांट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वह मुझसे नहीं डरते। इसके आगे वह कुछ और कहती, तभी अचानक फ़ोन बंद हो गया। मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर बात क्या है।
मेरे पड़ोसी ने मोबाइल ले लिया था, इसलिए अब मैं उनके ही घर के मोबाइल पर फ़ोन किया करता था। फ़ोन बंद हो गया तो मैंने दोबारा फ़ोन नहीं किया। सोचा कि शायद बच्चे सरला से जिद कर रहे होंगे। बच्चे बचपन में भी जब उसे परेशान किया करते थे तो वह रोने लग जाती थी। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन फिर उसके बाद फिर सरला का फ़ोन मेरे पास नहीं आया। पड़ोस से ही मेरे पास एक दिन फ़ोन आया कि आपकी पत्नी को हार्ट अटैक हो गया है, वह मर गई है। ये खबर मेरे लिए बहुत बड़े सदमे की थी। मैं तो बौखला गया था। मैंने अपने मालिक से कहा कि मुझे वापस जाना है, तो मालिक कहने लगे, तुम यहाँ 25 साल के वीज़ा पर आए थे। तुम यहाँ से 25 साल के बीच में एक बार भी वापस नहीं जा सकते, और वापस गए तो यहाँ नहीं आ सकोगे। मैं तड़पता रह गया, बिलखता रह गया। लेकिन मुझे अपनी पत्नी से आखिरी मुलाकात भी नसीब नहीं हुई, और वह भी मेरे लिए तरसते तरसते मर गई। मैंने तो मालिक से इतना कहा था कि बस मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे दो। मैं बस अपनी पत्नी का चेहरा आखिरी बार देखकर वापस आ जाऊंगा। वहां से आकर फिर से वीज़ा लगवाना पड़ेगा, जो अब बहुत सारे पैसों पर लगेगा। मैं बुरी तरह से रो रहा था और फिर वहीं पर रोता रह गया। बेटों ने कहा, आप चिंता ना करें, बस आप मेहनत करें, हम जैसे तैसा भी गुजारा कर लेंगे। अभी माँ को मरे हुए 1 महीना ही गुजरा था जब अभिनव का फ़ोन आया और कहने लगा, पिताजी घर का काम बहुत बढ़ गया है, हमसे कोई काम नहीं होता, हम अपनी पढ़ाई करें। वैसे भी मैंने बीए फाइनल कर लिया है, अब मुझसे आगे पढ़ाई नहीं होती, मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही, और जो पैसे आपने मुझे दिए थे वह भी डूब गए हैं। मुझे और पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी शादी कर सकूं। घर में कोई औरत आएगी तो ही घर के हालात ठीक से चलेंगे, और फिर मुझे कारोबार भी तो करना है। मैंने कहा, बेटा मैं तुम्हें कहाँ से नोट भर भर कर पैसे भेजूं? मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं हूँ। अब तक तुम्हें काफ़ी सारे पैसे भेज चुका हूँ। तुम 22 साल के हो गए हो, शादी करने का तुम्हें पता है। ये नहीं पता कि घर के खर्च भी उठाने होते हैं। खुद से कोई कोशिश करो। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। बेटे की शादी करनी थी। फिर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि अभिनव की नौकरी लग गई है। रिश्ता तय होते ही उसने मुझे फिर से फ़ोन किया और कहने लगा कि मेरी नौकरी लग गई है, लेकिन शादी के लिए तो पैसे चाहिए ना। मैं मरता क्या ना करता। फिर से मेहनत मजदूरी शुरू की। चलो आज बेटे की शादी हो गई, वह किसी कामकाज का हो जाएगा तो उसी के लिए अच्छा है। आखिरी बार मैंने अपनी पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा था। जवानी में उसे छोड़कर आया था, लेकिन यह नहीं पता था कि मैं दोबारा कभी उसका चेहरा नहीं देख सकूंगा। मैंने कुछ पैसे खुद जमा किए थे और कुछ उधार लेकर बड़े बेटे अभिनव को भेज दिए, जिससे उसने शादी की और कारोबार भी करने लगा। उसकी पत्नी वैसे तो अच्छी थी, लेकिन बहुत चालाक थी। वह अभिनव के तो सारे काम करती थी, लेकिन अपने देवर को बर्दाश्त नहीं करती थी। कहती थी कि मैं उनकी नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी, जो इनको नाश्ता और खाना बनाकर दूं और यह घर में बैठकर बिस्तर तोड़ते रहें। मेरा छोटा बेटा था जो जिम्मेदार था, अतुल, लेकिन उसने अपने पिता से अभी तक बात नहीं की थी। फिर एक दिन मेरे पास मयंक का फ़ोन आया। उसने कहा, पिताजी मैं भी शादी करना चाहता हूँ। भाभी के बड़े नखरे हैं, ठीक से खाना भी नहीं देती। इस बात पर दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा होता है। पर मयंक से पहले मुझे मेरे पड़ोसी के घर से फ़ोन आ चुका था कि आज तुम्हारे दोनों बेटे अभिनव और मयंक में बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए थे। यह सुनकर मैं परेशान हो गया था। मयंक कहने लगा, भैया तो जोरू के गुलाम बन गए हैं, हमें कोई नहीं पूछता। मैंने कहा, तुम भी तो बड़े हो गए हो, नौकरी क्यों नहीं करते? वह कहने लगा, बहुत अच्छे पिताजी, बड़े भैया को तो आपने पैसे भेजकर उनकी शादी करवा दी, उनको कारोबार भी करवा दिया। मेरी बारी आई तो नौकरी का कह रहे हो। मैं भी शादी करूँगा ताकि मेरी पत्नी इस घर को संभाले, हमें खाना दे। भाभी बहुत बदतमीज औरत है। कल को जब आप यहाँ आओगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले वाला कर्जा पहले ही मुझ पर से उतरा नहीं था कि फिर से मैं कर्ज लेने पर मजबूर हो गया। मैंने मयंक के लिए भी कर्ज लिया, पैसे भेजे ताकि वह भी अपना कारोबार कर ले और अपना घर बसा सके। मयंक इस मामले में बहुत तेज था। उसने अपने कॉलेज पढ़ने वाली एक लड़की से शादी कर ली, जिससे वह मोहब्बत करता था, और पैसों को बर्बाद न करके अपने कारोबार पर लगा लिया। उसने छोटा मोटा कपड़े का कारोबार शुरू कर लिया था। शादी के बाद उसने पैसे बर्बाद नहीं किए। उसकी पत्नी भी समझदार थी। उसने आते ही अपना खाना पीना अलग कर लिया।
लेकिन एक ही घर में रहते हुए जब दोनों एक दूसरे को सामान इस्तेमाल करती तो छोटी मोटी बातों पर झगड़ा हो जाया करता था और सारा मोहल्ला उनका तमाशा देखता था। मेरे पास इस बात की भी खबर पहुंच जाती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगा था कि आखिर बेटों को हो क्या गया है। मेरा सबसे छोटा बेटा अतुल घर का माहौल देखकर हॉस्टल में पढ़ने के लिए चला गया था। उसे घर चिड़ियाघर जैसा लगने लगा था। और तीसरे नंबर वाला बेटा सौरभ, उसकी तो मोहल्ले से मेरे पास बहुत शिकायतें आने लगी थी कि वह मोहल्ले की लड़कियों के साथ अफेयर चलाता है और उनके साथ छेड़छाड़ करता है। यह सुनकर तो घर की बहुओं को भी मौका मिल गया था। उन्होंने कहा कि जो बाहर की लड़कियों पर नज़र रखता है वह घर की औरतों पर भी नज़र रख सकता है, इसलिए इसे घर से बाहर निकाल दो। मोहल्ले वाले मुझे फ़ोन करके इसकी शिकायत लगाते रहते थे। उसकी तरफ से भी मैं बहुत परेशान था। घर से तो उसके दोनों भाइयों ने उसे निकाल दिया था, इसलिए उसने एक दिन मुझे फ़ोन करके बताया कि पिताजी, भैया भाभी मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ता। मैं जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके घर पर रहने के लिए। अभी हाल फिलहाल में उसकी मौत हो गई है। उसके परिवार को मेरी ज़रूरत है। मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, इसलिए जब उनके घर पर रहूँगा तो अपनी कमाई भी उनको ही दूंगा। उसने मेरी एक ना सुनी और फ़ोन बंद कर दिया। और फिर पता चला कि वह अपने दोस्त के परिवार में जाकर रहने लगा है। उन लोगों ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ करवा दी और उसे रहने के लिए घर दे दिया और साथ ही साथ उसे कारोबार भी करवा दिया। फिर वह कभी पलटकर अपने भाइयों के पास नहीं आया और ना ही उसने कभी मुझे फ़ोन किया। वह घर जमाई बन चुका था। 25 साल बाद जब मैंने अपने बेटों को यह कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ तो जैसे उनको सांप सूंघ गया था। और अब अपनी आंखों से भी मैंने अपने बिगड़े हुए बेटों के हालात देख चुका था। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। बस पुराने समय के बारे में सोच सोचकर करवटें बदलता रहा। सुबह की रोशनी पूरे घर में फैली तो सोचा कि घर से बाहर निकलकर टहल कर आता हूँ। वैसे भी ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। घर में सब लोग बेखबर सो रहे थे। मैंने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया था। काफ़ी समय तक मैं टहलता रहा। टहलते टहलते सुबह के 9 बज गए थे। भूख लगने लगी थी। सोचा घर जाकर बहू से नाश्ता बनवाता हूँ। घर में आया तो पता चला कि अभी तक सब सो रहे थे। फिर वापस घर के दरवाजे से निकल रहा था जब आस पड़ोस के दोस्त मिल गए और कहने लगे, कहाँ हो, कल से दिखाई नहीं दे रहे। हम तो तुमसे बात करने के लिए काफ़ी समय से बेचैन बैठे हैं। मैंने कहा, हाँ, बस कल घर पहुंचने के बाद आराम करने में सारा दिन निकल गया। वह लोग मुझे अपने साथ चाय के होटल पर ले गए। ये मेरे 2 पुराने दोस्त थे। वैसे तो मेरे मोहल्ले के और भी दोस्त हुआ करते थे और जो मेरे सुख दुख के साथी थे। कुछ अपने बुढ़ापे की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते थे तो कुछ भगवान को प्यारे हो गए थे। उन्होंने मुझे होटल पर ले जाकर चाय पिलवाई और कहने लगे, घर में सब कुछ कैसा है। मैंने कहा, सब ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे बच्चों ने बहुत बुरा किया था। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बच्चों ने ऐसा भी क्या किया? उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम्हारे बड़े दोनों बेटों ने अपनी माँ के साथ बड़ी बदतमीजी की थी। अरे, बहन को तो बहुत मारा पीटा भी था, धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। ये सदमा वो सह न सकी। मैंने कहा, नहीं, मेरे बेटे ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, अरे रंजीत, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर में क्या क्या हुआ। चलो मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी पर क्या बीती थी। तुम चले गए तो सब कुछ ठीक था। तुम्हारे बच्चे पढ़ भी रहे थे और तुम्हारी पत्नी बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन जब धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे जवान होने लगे तो तुम्हारे बड़े बेटे ने तुम्हारे भेजे गए सारे पैसे अपने अकाउंट में मंगवा लिए और वह बहुत कम पैसे तुम्हारी पत्नी को घर खर्च के लिए दिया करता था और बाकी के सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने में उड़ा दिया करता था। बच्चे अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। हमेशा बाप के ही डर से वह बुराई से बचते हैं। तुम्हारी पत्नी ने कई बार कोशिश की कि वह तुम्हें बुला सके ताकि तुम्हारी डांट से तुम्हारे बच्चे सुधर जाए, मगर तुम्हारा आना आसान नहीं था। तुम्हारे दोनों बड़े बेटे आवारा गर्दी में लग गए थे और छोटा बेटा सौरभ, वह तो मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता था। जब तुम्हारे बड़े बेटे के काम में नुकसान हुआ तब तुम्हारी पत्नी ने कहा था, बेटा अभिनव, तुम अपने पिता की मेहनत की कमाई उड़ा रहे हो। तुम्हें काम नहीं करना था तो क्यों इतने पैसे लिए। इस पर अभिनव ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। मयंक कहने लगा कि अब की बार मैं भी पिताजी से पैसे मांगूंगा
ये सब तुम्हारी पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक दिन फैसला कर लिया था कि वह तुम्हें बताकर ही रहेगी कि तुम्हारे बच्चे उसे कितना परेशान कर रहे हैं और तुम्हारी यहाँ इस घर में इन बच्चों को कितनी ज़रूरत है। वह एक दिन फ़ोन लेकर तुम्हें फ़ोन पर सब बताने ही वाली थी, जब तीनों बेटों ने उसे मौके पर पकड़ लिया और फ़ोन बंद कर दिया, उसका हाथ मरोड़ा, तो वह बेचारी तड़प कर चीख उठी थी और उससे कहने लगे कि अगर पिताजी से कोई भी शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। वह बेचारी अपना हाथ तुड़वाकर खामोश बैठ गई थी। घर का काम भी उससे ठीक से नहीं होता था। हाथ में प्लास्टर चढ़ गया था, हाथ बेकार हो गया था। बेटों का बिहेवियर दिन ब दिन खराब होता जा रहा था, मगर सबसे छोटा बेटा अतुल, जो उस समय रोता रहता था, माँ के लिए तड़पता रहता था, मगर छोटा था, भाइयों ने उसे दबा कर रखा था। वह बेचारा कुछ नहीं कर सकता। और फिर एक दिन तुम्हारी पत्नी जिंदगी की जंग हार गई, मर गई बेचारी। उसके बाद एक एक करके तुम्हारे दोनों बेटों ने शादी कर ली, तो दोनों बेटों की पत्नियां इतना झगड़ा करती कि पूरा मोहल्ला उनका तमाशा देखता। दोनों भाई भी अपनी पत्नियों के पीछे एक दूसरे से झगड़ा करने लगे थे। कोई किसी का सर फाड़ देता तो कोई किसी का मुंह फाड़ देता। सौरभ ज्यादातर बाहर रहता था। उससे मोहल्ले के लोग बहुत परेशान थे। मोहल्ले की हर लड़की उससे बचकर निकला करती थी। अतुल बेचारा घर में रहकर थोड़ा बहुत काम कर लिया करता था, झाड़ू पोछा बर्तन, और कभी कभी तो अपने हाथ से कपड़े भी धो लिया करता था। इस बात का फायदा भाभीियों ने उठाया तो उस पर घर का काम डाल दिया। घर का काम करने की वजह से उसकी पढ़ाई में नुकसान हो रहा था, इसीलिए वह तंग आकर हॉस्टल में पढ़ने के लिए चला गया। और फिर तुम्हारे तीसरे बेटे सौरभ ने भी जाकर अपने दोस्त के घर पर रहना शुरू कर दिया। रंजीत, तुम्हारे घर के मामलात बहुत खराब हो गए हैं। दोस्त, तुमने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी, अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने में गुजार दी, मगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी भलाई का बहुत गलत फायदा उठाया है। अपने दोस्तों की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। दिल में बड़ा दर्द उठा था कि क्या मेरी औलाद ऐसी है। वैसे तो मुझे यहाँ आने के बाद उन पर थोड़ा थोड़ा शक हुआ था कि वह लोग ठीक नहीं हैं, मगर उन्होंने इतना बुरा किया ये मैं नहीं जानता था। मेरी सरला उसे भी मार दिया, मेरे बेटों ने। मैं अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगा था। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया और कहा, तुमने अपने बेटों की खातिर बहुत कुछ किया है रंजीत। तुम्हारे जैसा इंसान हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। बस अब हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि अपने बेटों से कोई उम्मीद मत रखो। तुम्हारे शरीर में अब इतनी जान नहीं रही कि तुम उनके लिए और कमा सको, मगर याद रखना, जो पिता से दूर रहकर उसकी कमाई की कद्र ना कर सके और माँ के करीब होकर उसकी भी कद्र ना कर सके, तो फिर पिता के करीब होने की क्या कद्र करेंगे। मैंने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो इन सारी बातों से अनजान था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो सब के सब अभी तक सो रहे थे। मैंने घर जाकर तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया और दोनों बेटों को आवाज लगाई और उनसे पूछा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया था। उनको पता चल गया था कि मुझे मोहल्ले के लोगों ने ही उनकी पूरी कहानी बताई है, तो वह मोहल्ले वालों को गंदी गंदी गालियां देने लगे। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि मेरे बेटे बड़े बदतमीज हैं। बहू का बिहेवियर भी बहुत बुरा होने लगा। मैंने अपने बेटों से झगड़ा शुरू कर दिया। उनसे कहा कि तुमने मेरी पत्नी को मार दिया, अगर तुम लोग उसका ख्याल रखते तो आज वह जिंदा होती। लेकिन मेरे बच्चों ने तो मुझसे लड़ झगड़ कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं जानता था कि यह लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। मुझे अपने बेटों से कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अपना सामान उठाकर, आंखों में आंसू लेकर इधर उधर भटकने लगा था। क्या सारी जिंदगी अपने बेटों की खुशियों का ख्याल रखने का मुझे यही सिला मिलना था। मैंने अपने साथ होने वाले इस हादसे से इतना सीखा कि औलाद हो या कोई भी खास रिश्ता हो, अगर किसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी या अपनी जान भी कुर्बान कर दो ना, तो लोग उसका एहसान नहीं मानते। मैं रोता हुआ घर से तो निकल गया था। अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। 2 वक्त की रोटी खानी है तो अब भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे नसीब में अगर दिन रात मेहनत मजदूरी करना ही लिखा है तो फिर मुझे आगे भी वही करना होगा। मैंने फिर से मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया था। एक तरफ अपना सामान रखा और जो काम मिला वही कर लिया। मुझे 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब एक दिन अचानक किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, पिताजी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो पीछे एक जवान लड़का खड़ा हुआ था। मैं इसे पहचान नहीं सका कि यह कौन है। उसने फिर से कहा, पिताजी, मैं आपको ही आवाज़ दे रहा हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वह धीरे धीरे चलता हुआ
मेरे करीब आया और कहने लगा, बस करो पिताजी, कितनी मेहनत करोगे। उसने मेरे हाथ से ईंटें ली और कहने लगा, बस अब आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका बेटा अतुल, मैं आ गया हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं तो उसकी बात सुनकर चौंक गया था। वहाँ मेरा बेटा अतुल था। उसने महंगा सूट बूट पहना हुआ था, बड़ी सी गाड़ी में आया था। मैंने उसको अपने हाथों से छूकर देखा। मैंने कहा, बेटा तुम? उसने कहा, जी पिताजी, आपका बेटा, आपका सबसे छोटा और लाडला बेटा, जिसको शायद आपने 4 साल की उम्र में देखा होगा। लेकिन मैं आपकी तस्वीर आज भी अपने सीने से लगाकर घूमता हूँ। रोज़ आपको देखता हूँ, रोज़ आपको याद करता हूँ। आप कब आए? मुझे तो आपके आने का पता ही नहीं चला। और आप आने के बाद भी मजदूरी कर रहे हो। मैं वहाँ धूप में खड़ा हुआ था तो मेरे बेटे ने जल्दी से मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में लिया और मुझे एक बहुत बड़े होटल में लेकर चला गया। उसने बताया कि यह होटल मेरा है। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, बेटा तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो? उसने कहा, जी पिताजी, क्योंकि मैंने अपने भाइयों की तरह आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं की। आप जो हमारी पढ़ाई के लिए सऊदी से पैसा भेजा करते थे, मैं शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। मैं जानता था कि मेरे पिता बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। जब तक माँ जिंदा थी मुझे पढ़ाई के पैसे देती रही, लेकिन जब भाइयों ने माँ को मार दिया तो फिर मैं अकेला रह गया था। मैं आगे स्कॉलरशिप पर पढ़ता रहा, हॉस्टल में रहता, छोटी मोटी नौकरी भी की, पढ़ाई भी जारी रखी और आज देखो पढ़ लिख कर इतना कामयाब इंसान बन गया हूँ कि जैसे आप चाहते थे आपका बेटा बिल्कुल वैसा बन गया। अतुल की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं कब यहाँ आया और मेरे साथ उसके भाइयों ने क्या क्या किया। अतुल ने मुझे बताया कि पिताजी, उन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया, मुझे घर का नौकर समझ लिया था। और सौरभ भैया वह तो अपने दोस्त के घर में रह रहे हैं, वह घर जमाई बन गए थे। सबने अपने अपने बारे में सोचा, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो फिर मैंने उन लोगों को पलट कर नहीं देखा। मगर मुझे नहीं पता था कि आप आ गए हो। बस पिताजी, बहुत हो गई आपकी मेहनत मजदूरी, अब आप मेरे साथ रहोगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने भी शादी कर ली है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मैंने उसको आपके बारे में बताया कि मेरी पूरी दुनिया और मेरे लिए सब कुछ आप ही हो। मैं ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी भी आपको रोज़ याद करती है। अब आप मेरे साथ चलो और अब आप अपने घर में रहोगे, क्योंकि वह मेरा घर नहीं बल्कि आपका है। आपने तो हमारे लिए इतनी मेहनत की थी। अतुल की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले से लगाया और काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर वह मुझे अपने घर लेकर आ गया तो मैंने उसका बड़ा सा महल जैसा घर देखा। बहू भी बहुत सुंदर थी। उसने मेरी बहुत इज्जत की और मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर मैं अतुल के साथ ही रहने लगा। अतुल ने कहा, पिताजी मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जियो। आपको जहाँ जाना है मेरी गाड़ियों में जाइए और जो भी काम हो नौकर से करवाइए। यहाँ आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं अपने बेटे के घर में बहुत खुश था और सुकून से था। मुझे उस पर गर्व महसूस हो रहा था कि मेरे बड़े 3 बेटे तो नकारा निकले, लेकिन मेरा सबसे छोटा बेटा मेरी मेहनत का सिला था। एक दिन जबरदस्ती बहू ने मुझे ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर भेज दिया। मैं अपने लिए शॉपिंग करके गाड़ी में बैठकर आ रहा था जब शायद मुझे मयंक और अभिनव ने देख लिया था। उन्होंने जब मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ देखा तो हैरान रह गया। सोचने लगे कि पिता ने इतना पैसा कमा कर रखा था कि आज इतनी बड़ी गाड़ी में महंगे कपड़े पहनकर जा रहे हैं। उन लोगों ने मेरा पीछा किया और जब अतुल के बंगले पर पहुंचे तो मुझसे मिलने को कहने लगे। अतुल दरवाजे पर देखने के लिए गया कि आखिर पिताजी से मिलने के लिए यहाँ कौन आया है। जब उसने अपने दोनों भाइयों को देखा तो घर के अंदर बुलाया। उन्होंने देखा कि अतुल और पिता तो बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग बड़े अमीर हैं। मैंने तो उन लोगों से कोई बात नहीं की थी क्योंकि मुझे उनसे बहुत नफरत हो रही थी। उन्होंने अतुल से कहा कि हम पिताजी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर पिताजी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमने उनके साथ बहुत गलत किया है, मगर हमें पता चल गया है कि पिताजी बहुत अच्छे हैं। हम पिताजी के साथ रहेंगे। अतुल ने कहा, पिताजी सिर्फ मेरे हैं और मैं पिताजी को कहीं नहीं जाने दूंगा। आप लोग मेरे घर से जा सकते हैं क्योंकि ये घर मेरा है। आपका मेरे पिता पर कोई हक नहीं है। आपके लिए तो मेरी माँ और पिता पहले ही मर चुके हैं। उन दोनों को अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगा, शर्मिंदा होने लगे। दौलत देखकर वापस मेरे पास लौट कर आना चाहते थे, लेकिन मेरे बेटे ने
उनको इतनी बुरी तरह से डांट कर घर से बाहर निकाल दिया कि दोबारा कभी उनको वापस आने की हिम्मत भी नहीं हुई। आज वह दोनों एक ही घर में रहते हैं। अपनी पत्नियों के चक्कर में एक दूसरे से भाई भाई लड़ते रहते हैं। दोनों भाई एक दूसरे की बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ सौरभ आज भी अपने ससुराल में गुलाम बनकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है और इधर मैं बड़े गर्व और फक्र के साथ अपने छोटे बेटे अतुल के साथ इसके घर में रहता हूँ, जिसने मुझे मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत का सिला दे दिया। मेरे लिए अतुल ही मेरे सब्र का फल है। जिस बुढ़ापे को संभालने के लिए मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा था, वह मुझे अपने 3 बड़े बेटों से तो नहीं मिल सका, लेकिन छोटे बेटे ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज भी मैं उसके ही घर में रहता हूँ। वह मुझे बड़ा प्यार करता है, मुझे अपना सब कुछ मानता है और मेरे मुंह से सिर्फ उसके लिए आशीर्वाद और प्रार्थना ही निकलती है। और शायद मेरी प्रार्थनाओं का ही असर है कि उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की पर जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।